नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस पार्ट 2 की चर्चा कर रहे थे और उसमें हम लोग वीडियो के लास्ट फेज में देख रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है। उस क्रम में मैंने बताया था कि पैसिव स्ट्रक्चर व्यवहारिक जीवन में वही यूज करना चाहिए जहाँ पर सब्जेक्ट न हो, और सब्जेक्ट के अब्सेंस में हम लोग क्या करते हैं, हमने बताया था कि मजबूरी में ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना देते हैं। तो उस क्रम में मैंने बताया था कि 3 काम, जैसे एक बार फिर से रिकैप कर लें। आज हम लोग टाइम एंड टेंस पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो मैंने कहा था कि किसी भी पैसिव स्ट्रक्चर में 3 काम करना ही करना है। पहला काम, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो उसको सब्जेक्ट बना देना है, और दूसरा काम होगा एडिशनल ऑक्सिलरी वर्ब सप्लाई करना है, मतलब डालना है, देना है। और तीसरा काम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तीन काम हम लोग करेंगे ही करेंगे। अब यहां पर एक दिक्कत आएगी कि जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो नाउन में दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन प्रोनाउन में दिक्कत होगी। और मैंने अभी तक आपका प्रोनाउन का सब्जेक्ट का फॉर्म बताया है, ऑब्जेक्ट का फॉर्म नहीं बताया है। तो एक बार उस पर ध्यान दें, उसको देख लें। ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ना, मैं बताऊंगा जब उसका टाइप्स बताऊंगा। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उनका कई फॉर्म होता है। जैसे सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में हम अभी देख रहे हैं। सब्जेक्ट के रूप में आई होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में मी होता है। और प्लूरल में फर्स्ट पर्सन में वी और इसमें अस होता है। सिंगुलर में या प्लूरल में आजकल सेकंड पर्सन में यू होता है, तो इसमें भी यू रहता है। उसके बाद थर्ड पर्सन में जो ही होता है उसके लिए हिम होता है। यहां देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। शी के लिए हर होता है, और इट का इट ही रहता है। दे के लिए देम हो जाता है। ये चेंजिंग होता है। सब्जेक्ट के रूप में पर्सनल प्रोनाउन में आई, तो ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा। वी का अस हो जाता है। यू का सेम रहता है, यू ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है, दे का देम। तो यदि सेंटेंस में मी लिखा गया हो तो मी कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आई तो नहीं होगा, मी ही लिखा रहेगा। अस लिखा होगा तो वी हो जाएगा। यू तो चेंज होता नहीं है, तो एज इट इज हिम का ही हो जाएगा, हर का सी हो जाएगा, इट तो चेंज होता नहीं है, देम का दे हो जाएगा। ये चेंजिंग होगा जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक ना, इसको देख लीजिए। और इसमें कुछ और चीजें जाननी है जो मैं बाद में बताऊंगा। जैसे एक लिख दे रहा हूं, आई का डिफरेंट जो फॉर्म होता है, आई, मी, माय, माइन,
माई सेल्फ। ये तो आप देख लिए, ये क्या होता है बाद में। इसी तरीके से वी का वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स, आगे मैं बताऊंगा। तो चूंकि ये वाला पार्ट हमको इसी वाले पार्ट से मतलब है, ये सब्जेक्ट के रूप में है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो अभी हमको इतना ही से मतलब है। इसको बाद में जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक ना। अब मैंने कहा था कि एडिशनल जो ऑक्सिलरी वर्ब सप्लाई करना है, जो उसमें देना है, उसके लिए हम लोग बी का फॉर्म लेते हैं। बी एक क्रिया होती है जिसका मतलब होता है होना, और बी का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म मैंने लिखा था एक बार फिर से। V1, V2, V3, V4, V5। B was, been, being, is, ठीक ना। यहाँ वर्ब भी होता है प्लूरल के लिए, और यहाँ एम और आर भी होता है, ठीक ना। वर्ब टू बी पढ़ाने के क्रम में मैंने बिन और बिंग को नहीं बताया था, क्योंकि उसका टेंस में काम था, वर्ब टू बी में उसका काम नहीं था। यहाँ पर आप देख लीजिए कि बी का ये फॉर्म होता है। बी का ही फॉर्म क्यों लगाते हैं? क्योंकि बी हर क्रिया में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो यदि हमको V1 या V5 के लिए एडिशनल ऑक्सिलरी वर्ब लगाना होगा, तो या तो एस लगेगा, या बी लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, इसमें से कोई एक लगेगा V1 V5 के लिए। यदि पास्ट में, अभी आएंगे पास्ट टेंस की चर्चा करेंगे, तो पास्ट के लिए लगाना होगा तो इसमें से लगेगा। थर्ड फॉर्म को दिखाने के लिए लगाना होगा तो इसमें से लगेगा। फोर्थ फॉर्म के लिए इसमें से लगेगा। तो अब चलिए हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक ना। पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसमें अफर्मेटिव में, अच्छा चलिए थोड़ा सा इसको मिटा कर देखते हैं, पहले अफर्मेटिव देखते हैं। पहले इतना देख लीजिए कि बी का फॉर्म ये होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एस, एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। और इसका हमको पैसिव स्ट्रक्चर लिखना है। तो किसी भी पैसिव में सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब सब्जेक्ट के अभाव में ही पैसिव की आवश्यकता जनरली पड़ती है। यदि कन्वर्जन की बात है तो उसकी बात अलग है। एग्जाम्स में आता है कि एक्टिव से पैसिव बनाइए या पैसिव से एक्टिव बनाइए, तो उसकी बात अलग है। ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट है नहीं, ये बन गया सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, इसको आप सब्जेक्ट ही समझिए, ठीक ना। और एक और बात ध्यान दीजिएगा कि ये ऑब्जेक्ट रहेगा यहां पर, जब सब्जेक्ट बन जाएगा
तो यह नॉमिनेटिव केस में होगा, है ना, नॉमिनेटिव केस। एनसी मतलब क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस। ठीक ना। और नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सब्जेक्ट के जगह पर कोई नाउन या प्रोनाउन रहता है तो उसे नॉमिनेटिव केस में समझा जाता है या कहा जाता है, और वही नाउन या प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट के जगह पर रहता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में कहा जाता है। तो जैसे ऑब्जेक्टिव केस में मी होगा और नॉमिनेटिव केस में आई होगा, तो वो होगा जैसे यहाँ मी यहाँ आई के रूप में आ जाएगा, अस वी के रूप में आ जाएगा, हिम ही के रूप में आ जाएगा, तो वही उसका नॉमिनेटिव केस हुआ। और एस एम आर पहले से है तो वो रखेंगे, उसको हटाएंगे नहीं। एस एम आर में से कोई एक रहेगा, कोई एक ही रहेगा सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार। और उसके बाद अब हमको V4 यहाँ दिख रहा है, और ये भी मालूम है कि पैसिव के किसी भी स्ट्रक्चर में वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ही होगा। तो क्या करेंगे फिर, ये V4 कैसे दिखाएंगे, तो वही V4 बी का जो फॉर्म होता है बिंग, वर्ब का बी का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, बिंग, तो यहां पर बिंग लिख देंगे ना। और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डाल देंगे, वहीं पे सेंटेंस खत्म करेंगे। जनरली यहीं पे होता है। उसके बाद यदि वो कन्वर्जन वाली बात होगी तो फिर प्लस एक एजेंट देते हैं बाइक, है ना। उसके बाद फिर वहां सब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन रियल लाइफ में उसका कोई काम नहीं आता है, ठीक ना। यही अब उसके लिए आप वो कर लीजिएगा, वो कन्वर्जन की बात होगी तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक बार फिर से बताऊंगा कैसे ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा ना एक्टिव से पैसिव करना, तो उसमें मैं बता दूंगा। प्रैक्टिकल लाइफ में यहीं तक होता है, ठीक ना। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा पैसिव का, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्या आप सब्जेक्ट कहिए, वही ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन गया, और एस एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस फुल स्टॉप। अब देखिएगा इस पैसिव स्ट्रक्चर का भी नेगेटिव भी बन सकता है, इंट्रोगेटिव भी बन सकता है। इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन का भी बन सकता है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन का भी बन सकता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन सकता है। इसका वो चारों फॉर्म बन सकता है, मैं लिख के दिखाऊंगा, ठीक ना। ये तो स्ट्रक्चर हुआ। अब एक आध एग्जांपल लेकर दिखाइए। जैसे लड़कों को अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है ना। तो देखिएगा मैं हिंदी में लिख के दिखाता हूं। लड़कों को, या लड़कों से बढ़िया है क्यों ना हम विद्यार्थियों लिख दें, जो मेल फीमेल सबके लिए हो जाएगा। विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। तो देखिएगा यहां दो ऑब्जेक्ट है, विद्यार्थी भी और अंग्रेजी भी, दोनों से बना सकते हैं। देखिए कैसे, पहले इसी को, किसको पढ़ाया जा रहा है, विद्यार्थियों को। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है मालूम है, नहीं है, तो ये पैसिव में बनेगा। सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है, और पढ़ाने का काम कौन कर रहा है आप जानते हैं, कोई शिक्षक ही पढ़ाएंगे, लेकिन इस सेंटेंस में तो कुछ नहीं दिखा है ना, तो ये पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनेगा। तो दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक ना। ये स्टूडेंट्स
अब एस एम आर में से कोई एक लगाना है, तो एम केवल आई के लिए होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इज होता है, तो यहाँ आर होगा निश्चित रूप से। और चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, V4 इसमें लगेगा, तो इसलिए बीइंग लगाएंगे। और पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है। वो आपको याद करना होगा, वर्ब का तीनों फॉर्म याद करना होगा, चौथा पांचवा तब बना ही लेंगे। स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट इंग्लिश। देखिए, जब दो ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, जब दो ऑब्जेक्ट होगा तो एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक ना। देखिएगा, जब ऑब्जेक्ट दो होगा तो एक होगा डायरेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्क पहचानने के लिए आप जान लीजिए कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना, यह नॉन लिविंग थिंग होता है, और इनडायरेक्ट जो होता है वो लिविंग थिंग होता है ना। डायरेक्ट नॉन लिविंग होता है और इनडायरेक्ट जो है लिविंग होता है, ठीक ना। तो अब देखिएगा, एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं। ही टीचेस मी, या क्यों नहीं इसी का लिखें, क्यों सिंपल प्रेजेंट का यूज करें। ही इज टीचिंग मी इंग्लिश, ठीक ना। तो जब इनडायरेक्ट पहले आएगा तो उसके बाद डायरेक्ट आएगा, उसके लिए किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब डायरेक्ट पहले लिखिएगा तो डायरेक्ट काम हो गया, तो उसके बाद इनडायरेक्ट क्या यदि लगाना होगा तो फिर प्रीपोजिशन लगाना होगा घूस के रूप में। इसी को इंग्लिश से बनाना होगा तो इसको ऐसे लिखना होगा, ही इज टीचिंग इंग्लिश टू मी, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ये मी जो है इनडायरेक्ट है और ये जो है डायरेक्ट है, ठीक ना। यही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? तो इसलिए हमने लिखा स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट इंग्लिश। अब इंग्लिश से बनाना होगा तो देखिए कैसे लिखेंगे। इंग्लिश, उसके लिए इज बीइंग taught to students, हो गया। तो आप ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, दोनों में से कोई भी। और अब कोई भी सेंटेंस ले करके आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जब आप एक बार स्ट्रक्चर समझ गए, ठीक ना। तो कुछ ना कुछ हम सेंटेंसेस बना ही सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर को बुलाया जा रहा है, कोई बीमार होगा, पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर को बुलाया जा रहा है, तो द डॉक्टर इज बीइंग
कॉल्ड इन, कॉल के साथ जनरली इन आता है ना, कॉल्ड इन। यहाँ सेंटेंस खत्म हो सकता है, आप जोड़ना चाहें तो और जोड़ सकते हैं, ठीक ना। टू ट्रीट द पेशेंट, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस आप ले सकते हैं, सोच सकते हैं, जो आपके मन में आए और इस क्राइटेरिया पर फिट बैठे तो आप उसको बना दीजिए उसमें। हाँ, कुछ गड़बड़ियाँ होगी क्योंकि अभी आप वर्ड्स पूरा पढ़े नहीं हैं। नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस डिटेल में आपने नहीं पढ़ा है, तो उसके प्रयोग में गलतियां होंगी तो होने दीजिए, सीखिए तो सही। विद्यार्थियों को पुरस्कार बांटा जा रहा है, तो स्टूडेंट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेस, या prizes are being distributed to students, ठीक ना। अब मैंने कहा था कि किसी भी पैसिव स्ट्रक्चर का चारों फॉर्म बन सकता है, ठीक ना। तो देखिए, इसका हमको बनाना हो कि प्राइजेस नहीं बांटे जा रहे हैं या ऐसे भी, तो क्या करेंगे, जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है जस्ट उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसको नेगेटिव फॉर्म में रखेंगे। ये नहीं कि बीइंग के बाद मत लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं करिएगा। जैसे इससे बनाना होगा तो ऐसे बनाइएगा, नेगेटिव, स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइसेस। यदि इससे बनाना हो तो बना दीजिए, प्राइसेस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टूडेंट्स, बना दीजिए, क्या दिक्कत है। अब इसी चीज को इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। Is the principal being invited to the चाहे और भी कुछ लिखो।
is the principal being invited to the birthday party? क्वेश्चन हो गया, is the principal being invited to the birthday party, या इसको WH क्वेश्चन बनाना है तो कह दो why is the principal being invited to the birthday party? हो गया WH क्वेश्चन। इसी चीज को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाना हो तो पहले इसका देख लीजिए, इसका यहां पर लिख देते हैं, इज the principal not being invited to the birthday party? यहां पर क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? Why is the principal not being invited to the birthday party? कर सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी दोनों का। इस तरीके से किसी भी पैसिव के स्ट्रक्चर का हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कुछ सेंटेंसेस हम लोग देख लिए। अब ये आपकी जिम्मेवारी है, जो भी लर्नर्स हैं उनकी जिम्मेवारी है कि इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएं। गलती सही की परवाह मत करें, गलती होगा तो कहीं ना कहीं कोई सुधार करने वाला मिलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर सही रखेंगे तो थोड़ी बहुत गलती होगी वो प्रीपोजिशन में हो सकती है ना, उस तरह की थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं होगी। आप बनाइए या छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए जिसमें गलती की संभावना ना रहे, लेकिन स्ट्रक्चर सीख गए तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बना सकते हैं, है ना। इसको मिटाएं। अब हमको एक और चीज बताना है इसी के साथ आपको, और वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, सबसे पहले ये जाने कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो जैसा कि इसका नाम है क्वेश्चन टैग, टैग मतलब जोड़ना, मतलब क्वेश्चन जोड़ना है नहीं पहले से, उसमें जोड़ देना। जैसे मैं कहूं कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो यहां इसमें तो कहीं कोई क्वेश्चन है नहीं, नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन यदि इसमें मैं न जोड़ दिया, मैं विद्यालय जा रहा हूं ना, तो अब ये क्वेश्चन बन गया, ठीक ना, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं। क्वेश्चन टैग का यूज क्यों किया जाता है? कंफर्म होने के लिए, कहीं आप डाउट में हैं, उस डाउट को क्लियर करने के लिए, क्लैरिटी के लिए, तो कंफर्म होने के लिए
आप जैसे कोई व्यक्ति मिला और आप थोड़ा मिस कर रहे हैं कि आप वही जो आप सोच रहे हैं वही व्यक्ति है, तो आप बोलते हैं आप यही है ना, न लगा देते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन बन गया, क्योंकि न जोड़ करके आपने क्वेश्चन टैग कर दिया, इसीलिए इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। कभी कभी क्या होता है ना, कोई लड़का जो है देखने में लड़की जैसा लगता है, तो आपको डाउट होता है कि वो लड़का है कि लड़की है, तो आप कहते हैं वह लड़का है ना, मतलब उसका हेयर स्टाइल, उसका शक्ल सूरत कुछ ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा डाउटफुल हो जाते हैं। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप वैसा ना, जैसे आपको पक्का विश्वास है कि कोई स्कूल जा रहा है, आपका बेटा स्कूल जा रहा है या बेटी स्कूल जा रही है, लेकिन कल कुछ बात हो वैसा, या उसकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो, आप श्योर नहीं है, तो कहते हैं कल वो स्कूल जा रहा है ना, तो कल वो स्कूल जा रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ना जोड़ दिया तो क्या हो गया, वो क्वेश्चन आपने जोड़ दिया, इसी को बोलते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक ना। तो अब इसको करना कैसे, क्वेश्चन टैग भी दो प्रकार का होगा, क्वेश्चन टैग भी दो प्रकार का होगा। एक वो होगा जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन जोड़ा जाएगा, और एक वो होगा जो निगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन जोड़ा जाएगा। जैसे इसी को हम ऐसे लिखें, मैं मेरी हिंदी थोड़ी सी राइटिंग ही हिंदी या इंग्लिश अच्छी नहीं है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं। अब जब तक मैं ये कह रहा हूं कि मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं, तब तक तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जैसे ही मैं ना जोड़ दिया तो ये क्वेश्चन जोड़ दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग दो प्रकार का, एक अफर्मेटिव के साथ और एक निगेटिव के साथ। अफर्मेटिव के साथ करना है तो सबसे पहले यहां तक के पोर्शन को पूरा करिए। तो क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल, उसके बाद कॉमा दीजिए, और उसके बाद यह जो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है उसका नेगेटिव फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में डालना है, मतलब एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म डालना है। तो एमेंट तो होता नहीं है, आरंट लिखेंगे, और यहां पर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तब तो बना बनाया है, यदि नाउन हो तो उस नाउन के लिए एप्रोप्रिएट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में जो होगा उसको यहां लिखेंगे। यहां तो ऑलरेडी है आई, तो आई लिख देंगे और इसके बाद क्वेश्चन बना देंगे, क्वेश्चन का साइन दे देंगे। यदि इसको बनाना हो इस सेंटेंस को, तो इस सेंटेंस के लिए ये हो गया। यदि इस सेंटेंस को बनाना हो तो पहले बनाइए मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, कॉमा। अब देखिए जब इधर नेगेटिव हो गया ना, जब इधर नेगेटिव हो गया तो उधर जो है आप नॉट नहीं लगाएंगे, केवल ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे और एम लगाएंगे, यहां आर नहीं लगाएंगे, क्योंकि निगेटिव में आरंट होता है, अफर्मेटिव में तो एम होता ही है। तो एम आई, और यहां प्रोनाउन वही रहेगा एम आई, तो हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं, ठीक ना, दोनों बन सकता है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप जितना एग्जाम्पल बनाना चाहें बनाइए, प्रैक्टिस करिए। तो इस तरीके से हम लोग हर टेंस का, जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस अभी देखे, तो उसमें हम लोग देखे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव में दो देखे, यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यूएस क्वेश्चन। फिर हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देखे, उसमें भी दो, यस नो क्वेश्चन के साथ निगेटिव और डब्ल्यूएस क्वेश्चन के साथ निगेटिव। उसके बाद पैसिव स्ट्रक्चर देखे,
उसके बाद क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर देखें। ये सारे स्ट्रक्चर्स पर अब आप जितना सेंटेंस बना सकते हैं उतना सेंटेंस बनाइए, क्योंकि चूंकि मैं बता चुका हूं कि अभी लर्नर्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। इसी चीज को जब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बैंकिंग एसएससी के बच्चों को पढ़ाना होगा तो थोड़ा डिटेल में जाकर पढ़ाऊंगा। अभी सीखने वालों के लिए कि टेंस का कंसेप्ट क्या है ये सीख लें। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आज इसको यहीं पे स्टॉप किया जाए। अगले दिन मैं ये बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और किस किस सेंस में मेनली यूज होता है। यूज तो बहुत सारा है, यदि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारा यूज है। कमांड एरर में उस तरह की चीज़ें पूछाती हैं, लेकिन नॉर्मली सीखने वालों के लिए उतने यूजेस बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई मेजर मिस्टेक ना हो, ब्लंडर ना हो, ठीक ना। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और कहाँ कहाँ यूज होता है और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज नहीं होता है, जैसे मैं बताऊंगा कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है वहाँ नहीं होगा, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस है नहीं होगा, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग है या स्टेट ऑफ माइंड है या इमोशंस हैं, उस सब में नहीं होगा। मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसका जो बाकी पोर्शन है देखेंगे, फिर आगे प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।